नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर मैंने हिंदी साहित्य के खजाने से बहुत सुंदर सी प्यारी सी छोटी सी कविता ढूंढ के निकाली है आपके लिए। वो टॉपिक है कि एक ही फैमिली के दो बच्चों में, उनके स्वभाव में, उनके अचीवमेंट में इतना फर्क क्यों होता है। अक्सर पेरेंट्स, गार्जियन इसके लिए बहुत चिंतित होते हैं और स्ट्रेंज भी फील करते हैं कि एक ही फैमिली के दो बच्चों में इतना डिफरेंस क्यों। तो दोस्तों, अक्सर हम अपने आसपास, समाज में, अपने घरों में हम पाते हैं कि दो बच्चों के स्वभाव में जमीन और आसमान का अंतर भी कभी-कभी पाया जाता है। ताज्जुब होता है हमें कि घर का एक बच्चा पढ़ लिख कर अपना कैरियर बनाकर और बहुत ही मधुर मीठे स्वभाव के साथ इतने कॉन्टैक्ट्स डेवलप करता है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है, और वहीं उसी फैमिली का दूसरा बच्चा किसी उल्टी ही दिशा में चल पड़ता है और अपने चिड़चिड़े और खराब स्वभाव से जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाता और कई बार फ्रस्ट्रेट होकर रह जाता है। कहीं हम देखते हैं कोई आस्तिक है तो उसी फैमिली में कोई नास्तिक बन जाता है। कोई बच्चा हमेशा जिद करता है सामान के लिए, चीजों के लिए, और दूसरे को जो मिल गया उसी में खुश हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों इतना डिफरेंस पाया जाता है? इस बड़े से बिग क्वेश्चन का बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ इस कविता में कवि ने आंसर किया है। कविता है फूल और कांटा, और इसको लिखने वाले कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध उनका सरनेम है। तो इस कविता में कवि ने फूल और कांटों का उदाहरण देते हुए इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि ये क्यों होता है। कवि का कहना है कि प्राकृतिक गुण अलग होना एक बहुत बड़ा कारण है। प्राकृतिक गुण अलग होता है, इसलिए उनके व्यवहारिक गुण भी अलग हो जाते हैं। आइए कविता को सुनकर हम कुछ ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में चमकता चांद उन पर एक सी ही चांदनी है डालता। मेघ उन पर हैं बरसते एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर हमें यह दिखलाता है ढंग उनके एक से होते नहीं। फूल और कांटे एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। आप गुलाब के फूल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उनका पालन पोषण एक ही जैसे क्लाइमेट में, एक ही जैसे माहौल में होता है, कोई फर्क नहीं होता है। हवा जब चलती है तो दोनों को एक ही जैसा सहलाती है। वो कभी ये डिफरेंस नहीं करती है कि फूल को थोड़ी सी ज्यादा प्यार से सहला दिया जाए और कांटे को रगड़ दिया जाए। मेघ जब अपना जल बरसाते हैं, सभी की प्यास बुझाते हैं और उसी तरह एक समान रूप से उस पौधे पे गिरते हैं। कांटा या फूल या पत्तियां, वो किसी में डिफरेंस नहीं करते। सूरज और चांद की रोशनी भी उन पर एक ही जैसी छिटकती है, बराबर मात्रा में, न कम न ज्यादा। सारी प्रकृति उन पर अपना एक जैसा ही प्यार बरसाती है, किंतु फिर भी एक ही डाल पर उगने के बावजूद एक तो सबके मन को प्रफुल्लित कर जाता है और दूसरा सबको तकलीफ पहुंचाता है। कवि कहते हैं, कांटों के लिए वो बता रहे हैं, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है बेध देता श्याम तन। कांटा अपने संपर्क में आने वालों की हर किसी की उंगली को चोट पहुंचा देता है। कोई उसको छूना चाहे या न चाहे, पास से गुजर भी जाए तो उसके हाथ में या कहीं भी सटने वाली जगह पर उसको हर्ट करता ही करता है, खून निकल जाता है। किसी का कितना भी कीमती वस्त्र हो,
कोई भी ड्रेस अगर कांटों से सट के निकली तो वो फटनी ही फटनी है। उन कांटों के पास यदि तितलियां जाएं, उड़ती हुई बेचारी अगर सट भी जाएं, तो वह तितलियों के मुलायम पंखों को भी काट देता है, उनमें छेद कर देता है। और भंवरे का शरीर तो तितलियों से बहुत ज्यादा मजबूत होता है, पर उनके शरीर को भी छेद देता है कांटा। इतना नुकीला, इतना चोट पहुंचाने वाला होता है। कहने का तात्पर्य यह कि कांटे सबको कष्ट ही देते हैं। परंतु उसी पौधे पे उगने वाला फूल, उसके गुणों की तो बात ही निराली है। कवि लिखते हैं कि फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरे को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली जी की खिला। तात्पर्य यह कि फूल तो तितलियों और भंवरों सभी को प्यार से अपनी गोद में बिठाता है, कभी दूर नहीं भगाता। जो चाहे तितली या भौरा या मधुमक्खी सब उसके ऊपर आके बैठ सकते हैं। और फूल उन सभी को अपने अमृत के समान रस का, अपने पराग कणों का पान कराता है। और उसके सुंदर रंग, ढंग, सूरत, शक्ल और अद्भुत सुगंध को पाकर हम मनुष्यों का हृदय भी खुशी से झूम उठता है। हम कोई चाहे कितना भी उदास हो, किंतु यदि गुलाब की मनभावन खुशबू से वातावरण महक उठता है तो हम उसको देखकर बरबस ही मुस्कुरा पड़ते हैं। तो आगे कवि इन दोनों में कंपेयर करते हुए बोल रहे हैं कि है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कवि कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि एक ही कुल में, एक ही खानदान में, एक ही पौधे पे जन्म लेकर भी दोनों में इतना बड़ा अंतर है कि कांटे को तो सिर्फ देखने मात्र से भी चुभन का एहसास होता है, और फूल को देवताओं के सिर पर जगह मिली है, उन्हें सारा जगत सम्मान देता है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आखिरी एक पंक्ति में कवि ने दे दिया है कि किसी में भी अपने अंदरूनी गुणों में ही अगर कमी हो तो किसी भी उच्च कुल का होने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता, कोई सम्मान नहीं मिल जाता। कांटों का तो स्वभाव ही है दुख देना, वह तो अपने दुर्गुण के कारण अपने गुलाब के पौधे का भी नाम डुबो देता है। लेकिन फूल का तो गुण ही है सुख देना, सुगंध देना, तो वह अपने कुल का, अपने गुलाब के पौधे का भी नाम ऊंचा कर देता है। इसी प्रकार पूरी कविता का निचोड़ ये है कि यदि हम मनुष्यों के स्वभाव में, हमारी अंदरूनी सोच में, हमारे गुणों में ही कमी है तो सिर्फ ऊंचे खानदान में जन्म लेने से हमें प्रतिष्ठा नहीं मिलने वाली। लेकिन मनुष्य भले ही ऊंचे कुल में ना जन्मा हो, परंतु यदि उसकी सोच अच्छी है तो उसकी सच्ची पहचान उसके सद्गुणों, आदर्श व्यवहार और बड़प्पन के भाव से ही होती है। ऊंचे कुल में लेकर जन्म और ओछे कर्म करने से उसको कभी भी सही पहचान और प्रतिष्ठा नहीं मिलती। मानव का तो स्वाभाविक गुण ही है मानवता, इसलिए उसी को अपनाना चाहिए, तभी हमें समाज में सम्मान मिलेगा और हम अपना और पूरे समाज का जीवन गुलाब के फूलों की तरह सुगंधित और सुंदर बना सकते हैं। और जो हमें देखेगा वो कह उठेगा, ये हुआ ना, ये है आदमी। और कभी भी ऊंचे कुल और नीचे कुल से किसी मनुष्य की पहचान नहीं होती है। अगर स्वयं के अंदर गुणों को डेवलप किया है, अगर स्वयं के अंदर बड़प्पन का भाव है, गुण है, तभी हम लोग समाज में सम्मान पा सकते हैं। और यही अंतर है दोनों में। जो दो प्राणी में अंतर पाया जाता है, ये सिर्फ उसके अंदरूनी गुणों के कारण, क्योंकि जो हमारा प्राकृतिक स्वभाव होता है वही हमारा बाहर हमारे व्यवहार में झलकता है। इसलिए हमें जब मनुष्य का जन्म मिला है तो हमें हमेशा श्रेष्ठ कर्म ही करने चाहिए।
तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं किसी और नई अच्छी सोच और नई कविता के साथ। बाय बाय।